नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज शिक्षण अभिवृत्ति एवं प्रकृति, जिसको हम लोग पेडागोगी कहते हैं, यह वीडियो CTET, BPSC TRE 3 री एग्जामिनेशन, बिहार प्रधान शिक्षक और बिहार प्रधानाध्यापक, साथ में UGC नेट और UGC JRF के परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। और पहला प्रश्न है, शिक्षण से क्या अभिप्राय है? A. शिक्षण सीखने में सहायक, B. शिक्षण की अंतः प्रक्रिया, C. सीख देना, D. इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण से अभिप्राय जो है वो शिक्षण की अंतः प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। यह कथन किसका है? A. सुकरात का, B. अरस्तु का, C. टेलर का, D. जॉन डीबी का। इसका सही उत्तर है B. अरस्तु का। ये सिद्धांत जो है कथन है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। 3 नंबर प्रश्न है, शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। कथन संबंधित है। A. डॉक्टर S. राधाकृष्णन, B. जवाहरलाल नेहरू, C. महात्मा गांधी, D. अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही उत्तर है C. महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 4 है, शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह कराना है। यह कथन किसका है? A. स्मिथ, B. रेमंड, C. गेज, D. फिलिप्स। तो इसका सही उत्तर है D. फिलिप्स का यह कथन है कि केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना है। प्रश्न संख्या 5 है, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। कथन किसका है? A. रियांस का, B. महात्मा गांधी का, C. गेज का, D. पतंजलि का। तो इसका सही उत्तर है C. गेज का। यह स्टेटमेंट है कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षाकृत परिवर्तन लाना है। प्रश्न संख्या 6 है, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। उपरोक्त कथन किस महान विद्वान से संबद्ध है? A. रियांस, B. गेज, C. P.O. स्मिथ, D. टेलर। तो इसका सही उत्तर है A. रियांस का ये स्टेटमेंट है। प्रश्न संख्या 7 है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण कहलाती है। यह कथन किसका है? A. विवेकानंद, B. दयानंद सरस्वती, C. डॉक्टर राधाकृष्णन, D. महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है C. डॉक्टर राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 8 है, शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के किन किन पक्षों को अभिप्रेरित करती है? A. संज्ञानात्मक, B. भावात्मक, C. क्रियात्मक, D. सभी। तो इसका सही उत्तर है D. शिक्षण की प्रकृति जो है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक को अभिप्रेरित करती है। प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? A. उद्देश्यपूर्ण, B. उपचारात्मक, C. विकासात्मक, D. सभी। तो इसका सही उत्तर है D. सभी। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? A. शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है, B. शिक्षण की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों रूपों में होती है, C. शिक्षण भाषाई प्रक्रिया न होकर केवल उपचारात्मक प्रक्रिया है, D. शिक्षण निर्देशन में अन्वेषण, मूल्यांकन, मानक आदि शामिल होते हैं। इसका सही उत्तर है C. शिक्षण भाषाई प्रक्रिया न होकर केवल उपचारात्मक प्रक्रिया है। ये गलत है। A, B और D विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करता है? A. शिक्षण सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, B. शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, C. शिक्षण एक गतिहीन प्रक्रिया है, D. शिक्षण एक द्विध्रुव प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है C. शिक्षण एक गतिहीन प्रक्रिया है। ये शिक्षण की प्रकृति को नहीं दर्शाता है, यानी ये गलत है। A, B और D सही है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में कौन एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती? A. व्यावसायिक प्रक्रिया, B. सतत प्रक्रिया, C. अंतः प्रक्रिया, D. सामाजिक प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर है A. व्यावसायिक प्रक्रिया जो है शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती है। सतत प्रक्रिया है, अंतः प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया।
प्रश्न संख्या 13 है, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें निम्न 3 ध्रुव है। ए छात्र विद्यालय शिक्षक, बी छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम, सी प्राचार्य विद्यालय शिक्षक, डी अध्ययन पाठ्यक्रम छात्र। तो इसका सही उत्तर है बी छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम। ये 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है शिक्षक शिक्षण। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? ए यह एक कला है, बी यह एक विज्ञान है, सी यह विज्ञान एवं कला दोनों है, डी ना तो कला है ना ही विज्ञान है। तो इसका सही उत्तर है सी शिक्षण जो है वह विज्ञान और कला दोनों है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक शिक्षण प्रक्रिया लक्ष्य उन्मुखी होती है। 2 शिक्षण के माध्यम से मानवीय मूल्यों का विकास होता है। 3 संकुचित शिक्षा का अर्थ औपचारिक शिक्षा होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है डी 1, 2 और 3 तीनों विकल्प जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। बी शिक्षण और सीखने में विपरीत प्रबंध पाया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है सी उसका सही उत्तर है ए केवल एक कथन सही है। शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में कौन से शिक्षण का केंद्र बिंदु होते हैं? ए अध्यापक, बी बालक, सी विषय, डी समाज। तो इसका सही उत्तर है बी शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होते हैं। 18 है, शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित में कौन कौन है? ए शिक्षण की क्षमता का विकास करना, बी माता पिता की क्षमता का विकास करना, सी कक्ष वातावरण को बनाए रखना, डी बालकों में सृजनशीलता को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर है डी बालकों में सृजनशीलता को बढ़ावा देना। ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 19 है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? ए समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, बी किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, सी मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से, डी धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। इसका सही उत्तर है सी मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। 20 नंबर प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है। एक ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में, बी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक शिक्षण में, सी आध्यात्मिक, भौतिक एवं मानसिक शिक्षण में, डी सभी। इसका सही उत्तर है ए ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में कौन शिक्षा जगत के शिक्षणों के 3 स्तरों में शामिल है? 1 स्मृति स्तर, 2 बोध स्तर, 3 चिंतन स्तर। इसका सही उत्तर है डी 1, 2 और 3 तीनों जो है शिक्षण जगत में शिक्षा के 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। 22 नंबर प्रश्न है, शिक्षण के सतत क्षेत्र को प्रमुख रूप से 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। निम्न में इनमें कौन सा एक शामिल नहीं है? ए स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था, बी भाव स्तर की शिक्षण व्यवस्था, सी बोध या समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था, डी चिंतन स्तर की समझ शिक्षण व्यवस्था। इसका सही उत्तर है बी भाव स्तर की शिक्षण व्यवस्था शामिल नहीं है। बाकी ए, सी और डी सही है। 23 नंबर है, हार्वर्ड शिक्षण मॉडल आधारित है। ए चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था, बी बोध या समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था, सी स्मृति या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षा व्यवस्था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी स्मृति या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षा व्यवस्था। यह हार्वर्ड शिक्षण मॉडल पर आधारित है। प्रश्न संख्या 24 है, किस स्तर की शिक्षण क्रिया में बालक विषय वस्तु के तथ्यों को कंठस्थ कर सकता है? ए बोध या समझ स्तर की शिक्षण क्रिया में, बी स्मृति या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण क्रिया में, सी चिंतन स्तर की शिक्षण क्रिया में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी स्मृति या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण क्रिया में शिक्षण में जो है बालक विषय वस्तु के तथ्यों को कंठस्थ कर सकता है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए स्मृति स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन मौखिक और लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, बी प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों में स्मृति स्तर की प्रक्रिया धीमी होती है, सी स्मृति स्तर शिक्षण के बच्चों में अंतःक्रिया अधिक होती है, डी स्मृति स्तर का शिक्षण तथ्यों को रटने पर बल देता है। इसका सही उत्तर है सी स्मृति स्तर शिक्षण के बच्चों में अंतःक्रिया अधिक होती है। ये गलत है।
26 नंबर है, किस स्तर की शिक्षण व्यवस्था रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है? ए स्मृति की शिक्षण व्यवस्था, बी बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था, सी चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए स्मृति स्तर की शिक्षण व्यवस्था रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। प्रश्न संख्या 27 है, स्मृति स्तर पर भूलने की प्रक्रिया काफ़ी सक्रिय होती है, इसका मुख्य कारण है? ए इस स्तर पर तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बी इस स्तर पर तथ्यों को अत्यधिक समझना पड़ता है, सी इस स्तर पर तथ्य काफ़ी रटे हुए होते हैं, डी उपरोक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है सी इस स्तर पर तथ्य काफ़ी रटे हुए होते हैं, इसलिए स्मृति स्तर पर भूलने की प्रक्रिया काफ़ी अधिक होती है। 28 है, स्मृति के शिक्षण में किसको महत्व दिया जाता है? ए संकेत अधिगम, बी श्रृंखला अधिगम, सी अनुक्रिया, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी स्मृति के शिक्षण में महत्व देता है, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम और अनुक्रिया को। प्रश्न संख्या 29 है, स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। ए पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए, 2 अभ्यास के लिए ज़्यादा समय दिया जाए, 3 थकान के समय शिक्षण न किया जाए। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है ये तीनों कथन जो है सही है। निर्देश है 30 से 32 नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, ए और आर दोनों सही है, व्याख्या है आर ए की, व्याख्या नहीं है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। प्रश्न संख्या 30 है, स्मृति स्तर के शिक्षण का अपना मूल्य है, अपना क्षेत्र है। कारण है आर, स्मृति स्तर के ज्ञान पाए बिना बोध एवं चिंतन स्तर ठीक से कार्य नहीं कर सकते। इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 31 है, कथन ए है, स्मृति स्तर के शिक्षण में पाठ्य वस्तु को सरलता से कंठस्थ कर लेने पर बल दिया जाता है। कारण आर है, कंठस्थ करने से छात्रों में अवबोध का विकास नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 32 है, कथन ए है, स्मृति स्तर के शिक्षण में विचारहीनता नहीं पाई जाती। कारण आर है, स्मृति स्तर पर पाठ्य वस्तु को सरलता से कंठस्थ करने पर बल दिया जाता है। इसका सही उत्तर है डी, ए गलत है और आर सही है। 33 है, स्मृति स्तर के शिक्षण अधिगम की सबसे बड़ी खामी है। ए रटने की व्यवस्था, बी अनुशासनहीनता, सी मानसिक बाधा, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है डी, ये सभी जो है स्मृति स्तर के शिक्षण अधिगम में सबसे बड़ी बाधा है। प्रश्न संख्या 34 है, स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, बी तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सी सीखे हुए तथ्यों को याद रखना, डी प्रस्तुतिकरण। तो इसका सही उत्तर है डी, प्रस्तुतिकरण जो है स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए, बी और सी सही है। प्रश्न संख्या 35 है, हर्बर्ट द्वारा दिए गए पंचपदीय प्रणाली के निम्नलिखित सोपानों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए। 1 प्रस्तावना और तैयारी तथा उद्देश्य कथन, 2 प्रस्तुतिकरण, 3 तुलना और संबंध, 4 निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण, 5 प्रयोग तथा अभ्यास। कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों क्रम में सजा हुआ है। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण का आधार ज्ञानात्मक है? ए स्मृति स्तर, बी बोध स्तर, सी चिंतन स्तर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है शिक्षण का आधार ज्ञानात्मक जो है वो स्मृति स्तर है। 37 नंबर प्रश्न है, स्मृति स्तर पर शिक्षण का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? ए मौखिक परीक्षा द्वारा, बी लिखित परीक्षा द्वारा, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों विधि के द्वारा स्मृति स्तर पर शिक्षा का मूल्यांकन किया जाता है। 38 नंबर है, बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने विकसित किया? ए मॉरिसन, बी हर्बर्ट, सी मैकेंजी, डी हंट। तो इसका सही उत्तर है ए, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान विकसित किया। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में कौन सा बोध का अर्थ है? ए अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना, विचारों का बोध होना, बी गहनता से परिचित होना, प्रकृति एवं स्वभाव को समझना, सी भाषा में प्रयुक्त होने वाले अर्थ को समझना, डी सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी। ये बोध का अर्थ ए, बी, सी तीनों है।
प्रश्न संख्या 40 है, बोध स्तर की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? ए, स्मृति स्तर की शिक्षा हो चुकी हो। बी, छात्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। सी, छात्र बुद्धिमान हो। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, स्मृति स्तर की शिक्षा हो चुकी हो तब बोध स्तर की शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि स्मृति स्तर की शिक्षा हो चुकी हो। 41 है, मॉरिसन को बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में शामिल 5 सोपानों में निम्नलिखित में कौन शामिल है? ए, अन्वेषण। 2, प्रस्तुतिकरण। 3, परिमाप परिपाक। 4, वर्णन। इसका सही उत्तर है डी, ये सभी चारों जो है मॉरिसन के बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में शामिल है। 42 नंबर प्रश्न है, बोध स्तर के शिक्षण के परिपाक की विशेषता में क्या निहित नहीं होता है? ए, छात्रों को सामान्यीकरण के लिए अवसर देना। बी, व्यक्तिगत क्रियाओं के लिए छात्रों को अवसर नहीं देना। सी, छात्रों को प्रत्यय प्राप्ति में सहायक होना। डी, छात्रों को गृह कार्य देना। इसका सही उत्तर है बी, व्यक्तिगत क्रियाओं के लिए छात्रों को अवसर नहीं देना, ये विशेषता नहीं है। बाकी ए, सी और डी तीनों बोध स्तर के शिक्षण के परिपाक की विशेषता है। 43 नंबर प्रश्न है, मॉरिस एस बिग्गी ने बोध का प्रयोग निम्नलिखित पक्षों को स्पष्ट करने के लिए किया है। 1, विभिन्न में संबंध देखना। 2, तथ्यों को संचालन के रूप में देखना। 3, तथ्यों के संबंध और संचालन दोनों को समन्वित करना। उपरोक्त में कितने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है सी, 1 और 2 कथन सही है। विभिन्न में संबंध देखना और तथ्यों को संचालन के रूप में देखना। प्रश्न संख्या 44 है, बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में निम्नलिखित सोपान है, इन सोपानों को पुनर्व्यवस्थित करें। 1, व्यवस्था। 2, अन्वेषण। 3, प्रस्तुतिकरण। 4, आत्मीकरण। कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2, 3, 4, 1। पहले अन्वेषण होगा, फिर प्रस्तुतिकरण होगा, फिर आत्मीकरण होगा और अंत में व्यवस्था होगा। 45 नंबर प्रश्न है, किस स्तर की शिक्षण प्रणाली में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा मिलता है? ए, स्मृति स्तर। बी, चिन्ह स्तर। सी, बोध स्तर। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, बोध स्तर की शिक्षण प्रणाली में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा मिलता है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, स्मृति स्तर पर कक्षा का वातावरण निष्क्रिय नहीं होता है। 2, बोध स्तर पर कक्षा का वातावरण आलोचनात्मक होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? कूट में सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों सही है। स्मृति स्तर पर कक्षा का वातावरण निष्क्रिय नहीं होता है और दूसरा बोध स्तर पर कक्षा का वातावरण आलोचनात्मक होता है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, बोध स्तर पर पाठ्य वस्तु व्याख्यात्मक होती है। 2, चिंतन स्तर पर पाठ्य वस्तु तथ्यात्मक होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक कथन सही है कि बोध स्तर पर पाठ्य वस्तु व्याख्यात्मक होती है। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, मॉरिसन के व्यवस्था कलाम से तात्पर्य छात्र द्वारा पाठ्य वस्तु को अपनी भाषा में लिखित रूप में प्रस्तुत करना है। 2, मॉरिसन बोध स्तर के मूल्यांकन में लिखित, मौखिक, निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियां अपनाई जाती है। तो इसका कितने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए शिक्षण प्रतिमान दिया है? ए, मॉरिसन। बी, हर्बर्ट। सी, हंट। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हंट ने जो है चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए शिक्षण प्रतिमान दिया है। 50 नंबर प्रश्न है, चिंतन स्तर के प्रशिक्षण हेतु हंट का शिक्षण प्रतिमान के सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। ये छात्र क्रियाशील तथा स्वयं प्रेरित होते हैं। बी, छात्रों के सामाजिकरण का दृढ़ आधार है। सी, सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता तथा सहानुभूति का वातावरण रहता है। डी, निबंधात्मक मूल्यांकन अधिक उपयोगी है। इसका सही उत्तर है डी, निबंधात्मक मूल्यांकन अधिक उपयोगी है। ये चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु हंट के शिक्षण प्रतिमान के सामाजिक प्रणाली में शामिल नहीं है। ए, बी और सी तीनों हंट के शिक्षण प्रणाली में शामिल है। 51 नंबर है, निम्न में कौन से कथन सही है? पहला, ए, चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक हंट से माना जाता है। बी, चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमानों के प्रारूप का अध्ययन 4 सोपानों में किया जाता है। सी, ए और बी दोनों। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 52 है, पूर्ण विचारवान स्वतंत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण की प्रकृति है? ए स्मृति स्तर, बी बोध स्तर, सी चिंतन स्तर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, चिंतन स्तर जो है वो पूर्ण विचारवान स्वतंत्र रूप से शिक्षण की प्रकृति है। प्रश्न संख्या 53 है, शिक्षण के किस स्तर पर शिक्षकों को योग्य, अनुभवी, विषय और क्रिया विशेषज्ञ और प्रभावशाली होना चाहिए? ए स्मृति स्तर, 2 चिंतन स्तर, 3 बोध स्तर। कूट में सही उत्तर देना है तो कूट में सही उत्तर है बी, केवल 2 चिंतन स्तर। प्रश्न संख्या 54 है, शिक्षण के निम्नलिखित स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है? ए चिंतन स्तर, बी स्मृति स्तर, सी बोध स्तर। कूट में सही उत्तर का चयन करना है तो सही उत्तर है ए, केवल 1 यानी चिंतन स्तर। प्रश्न संख्या 55 है, वाद विवाद विचार विमर्श निम्नलिखित में से किस प्रकार से शिक्षण से संबंधित है? ए बोध स्तर, बी चिंतन स्तर, सी स्मृति स्तर, डी सभी। इसका सही उत्तर है बी, चिंतन स्तर जो है वो वाद विवाद विचार विमर्श में शिक्षण से संबंधित है। 56 नंबर है, चिंतन स्तर शिक्षण केंद्रित होता है? ए समस्या केंद्रित, बी आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाला, 3 सृजनात्मक क्षमताओं का विकास। कितने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है डी, तीनों कथन जो है सही है। समस्या केंद्रित होता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता है और सृजनात्मक क्षमताओं का विकास वाला होता है चिंतन स्तर शिक्षण प्रणाली। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है? ए सामाजिक प्रणाली, बी राजनीतिक प्रणाली, सी मूल्यांकन प्रणाली, डी संरचना प्रणाली। इसका सही उत्तर है बी, राजनीतिक प्रणाली जो है वो शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है चिंतन स्तर में। सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली और संरचना प्रणाली है। 58 नंबर प्रश्न है, चिंतन स्तर पर शिक्षण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिया जा सकता है? ए प्रत्येक संबंधित सोपान का अनुसरण किया जाए, 2 विद्यार्थियों का आकांक्षा स्तर ऊंचा हो, 3 छात्रों में सहानुभूति, प्रेम तथा संवेदनशीलता होनी चाहिए। उपरोक्त में कितने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है डी, ये सभी कथन जो है चिंतन स्तर से संबंधित है, 1, 2 और 3। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 पाठ्यचर्या, 2 पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का अंग माना जाता है, 2 पाठ्यचर्या कुछ नियमों तक सीमित है जबकि पाठ्यक्रम की कोई सीमा नहीं है, 3 पाठ्यचर्या निर्देशों के अनुसार ही काम करती है, 4 पाठ्यचर्या एक प्रकार का अनुभव है जो पूरी शिक्षा के दौरान विद्यार्थी को मिलता है। कितने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है सी, 1, 2 और 3। तीनों कथन जो है सही है, 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 60 है, शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? ए ब्लूम का वर्गीकरण, 2 फ्लेक्सनर का वर्गीकरण, सी गैगने का वर्गीकरण, डी ग्रिक्स का वर्गीकरण। तो इसका सही उत्तर है बी, फ्लेक्सनर का वर्गीकरण जो है वो शिक्षा के निर्देशात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। 61 है, निम्नलिखित में कौन सा या से ब्लूम के शिक्षण का अनुदेशात्मक उद्देश्यों में शामिल है? एक ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, बी भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, सी मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी। प्रश्न संख्या 62 है, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित जिसे कई स्तरों में विभाजित किया गया है, निम्नलिखित में कौन सा स्तर इसमें शामिल नहीं है? ए परिशुद्धता, बी विश्लेषण, सी मूल्यांकन, डी संश्लेषण। तो इसका सही उत्तर है ए परिशुद्धता जो है इसमें शामिल नहीं है। 63 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? ए आग्रहण, सुनने की इच्छा, बी निरूपण, अंतर करना, अभिव्यक्ति, सी प्रतिक्रिया, सहभागिता की इच्छा, डी आकलन, मिलान करना। इसका सही उत्तर है डी आकलन, मिलान करना ये सुमेलित नहीं है, बाकी ए, बी और सी तीनों सुमेलित है। 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा मनोसंचालित ज्ञान का स्तर नहीं है? ए प्रतिरूपता, बी परिशुद्धता, सी अस्पष्टता, डी प्रकृतिकरण। इसका सही उत्तर है सी, अस्पष्टता जो है मनोसंचालन ज्ञान का स्तर नहीं है, बाकी प्रतिरूपता, परिशुद्धता और प्रतिकरण है।
65 नंबर है, निम्नलिखित में कौन से एंडरसन और करतबुल द्वारा बनाए गए ज्ञानों के आयामों में शामिल है? ए प्रक्रियात्मक ज्ञान, बी तथ्यात्मक ज्ञान, सी मेटागनिकटिव ज्ञान, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, ये सभी जो है वो एंडरसन और करतबुल द्वारा बनाए गए ज्ञान के आयाम में शामिल है। 66 नंबर है, गैगने एवं ब्रिक्स के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों को अनेक स्तरों पर विभाजित किया गया है। निम्न में कौन सा शामिल नहीं है? ए मनोदृष्टि, बी बौद्धिक कौशल, सी ज्ञानात्मक रणनीति, डी हस्त कौशल एवं कार्य साधन। तो इसका सही उत्तर है डी, हस्त कौशल या कार्य साधन जो है वो गैगने एवं ब्रिक्स के शिक्षण उद्देश्य के स्तरों में शामिल नहीं है। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है। 2, शिक्षण शिक्षक के परिश्रम का परिणाम है। 3, शिक्षण में संप्रेषण कौशल का अभाव होता है। 4, शिक्षण द्वारा बौद्धिक चरित्र का निर्माण होता है। निम्न में कौन सा विकल्प असत्य है? कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो सी, केवल 3 इसमें गलत है, बाकी जो है सही है। 1, 2 और 4 सही है। 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक शिक्षण की विशेषता नहीं है? ए, शिक्षण का अवलोकन वैज्ञानिक ढंग से होता है। बी, शिक्षण में संप्रेषण कौशल का आधिपत्य होता है। सी, शिक्षण में अनुदेशात्मक विविधता को प्रभावी मिश्रण माना जाता है। डी, शिक्षण में शिक्षक का परिश्रम मायने नहीं रखता है। इसका सही उत्तर है डी, शिक्षण में शिक्षक का परिश्रम मायने नहीं रखता है, ये शिक्षण की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 69 है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ए, शिक्षक, बी, विद्यार्थी, सी, पाठ्यक्रम, डी, सभी। इसका सही उत्तर है डी, सभी जो है शिक्षण प्रक्रिया में शामिल है। 70 है, शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल होती है। ए, शिक्षण कौशल, बी, शिक्षण वातावरण, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, सी, ए और बी दोनों, यानी शिक्षण कौशल और शिक्षण वातावरण ये शिक्षण की मूलभूत आवश्यकता में शामिल है। 71 है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। ए, अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा। बी, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता। सी, उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना। डी, उसका विषय पर अधिकार तथा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता। इसका सही उत्तर है डी, उसका व्यावसायिक शिक्षण, प्रशिक्षण और सृजनात्मकता। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित में कौन से शैक्षणिक सिद्धांत के पहलू हैं? ए, सामान्य सिद्धांत, बी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों, यानी सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत शैक्षणिक सिद्धांत के पहलू हैं। 73 है, निम्न में से शिक्षण के समान सिद्धांत में शामिल नहीं है। ए, रुचि पैदा करने का सिद्धांत, बी, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, सी, प्रेरणा का सिद्धांत, डी, अभ्यास का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है डी, अभ्यास का सिद्धांत जो है वो शिक्षण के समान सिद्धांत में शामिल नहीं है। ए, बी और सी तीनों शिक्षण के समान सिद्धांत में शामिल है। 74 है, निम्न में कौन सा एक शिक्षण के समान सिद्धांत में शामिल है? ए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी, प्रबलन का सिद्धांत, सी, नियोजन का सिद्धांत, डी, अभ्यास का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है सी, नियोजन का सिद्धांत शिक्षण के समान सिद्धांत में शामिल है। 75 है, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत किसमें शिक्षण में अपेक्षाकृत व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना या जारी रखना आदि होता है? ए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी, प्रबलन का सिद्धांत, सी, अभ्यास का सिद्धांत, डी, मनोरंजन का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन थ्योरी। 76 है, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? ए, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, बी, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, सी, इंद्रियों को प्रशिक्षित करने का सिद्धांत, डी, प्रबलन का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है सी, इंद्रियों को प्रशिक्षित करने का सिद्धांत जो है वो शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत ज्ञान को अस्थायी बनाने हेतु किया जाता है। प्रश्न संख्या 77 है, शिक्षक द्वारा अपनी कमियों या गलतियों को पहचान करने और समस्या के उचित समाधान हेतु कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाया जाता है? ए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी, अभ्यास का सिद्धांत, सी, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, डी, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है सी, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। ये शिक्षक द्वारा अपनी गलतियों को पहचानने के लिए किया जाता है।
78 नंबर है, शिक्षण कार्य के उत्तम संपादन हेतु किस ज्ञान की महती आवश्यकता होती है? ए शैक्षणिक सिद्धांत, बी शिक्षण सत्र, सी प्रेरणा, डी शैक्षणिक आयाम। तो इसका सही उत्तर है बी शिक्षण सत्र की महती जरूरत होती है शिक्षण कार्य के उत्तम संपादन हेतु। 79 है, किस शिक्षण सूत्र में शिक्षक पूर्व में दिए गए ज्ञान का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य करता है? ए सरल से जटिल, बी स्थूल से सूक्ष्म, सी ज्ञात से अज्ञात, डी अनिश्चित से निश्चित। इसका सही उत्तर है सी ज्ञात से अज्ञात का जो उपयोग करते हैं शिक्षक ये शिक्षण सूत्र में शिक्षक पूर्व में दिए गए ज्ञान का उपयोग करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। 80 है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? ए स्मिथ, बी फ्लेशनर, सी रेमंड, डी हंट। तो इसका सही उत्तर है सी रेमंड का यह स्टेटमेंट है। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। 81 है, शिक्षण के लिए विविध सूत्र कौन से हैं? ए सरल से जटिल की ओर, बी ज्ञात से अज्ञात की ओर, सी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी शिक्षण के विविध सूत्र है। सरल से जटिल की ओर बढ़ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना और स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना। 82 है, प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम किस शिक्षण व्यवस्था का भाग है? ए औपचारिक शिक्षण व्यवस्था, बी अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था, सी प्रगतिशील शिक्षण व्यवस्था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया गया है। 83 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, औपचारिक शिक्षण व्यवस्था नियमों से प्रबंधित होती है। 2, अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था औपचारिक शिक्षण व्यवस्था की तुलना में स्वतंत्र पद्धति होती है। 3, आजकल शिक्षण के समावेशी रूप पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं? तो इसका सही उत्तर है सी 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है सत्य है। 84 नंबर प्रश्न है, अधिगम का तात्पर्य है? ए सीखना, बी गमन, सी भूलना, डी दौड़ना। इसका सही उत्तर है ए अधिगम का अर्थ सीखना है। 85 है, अधिगम के प्रमुख घटकों में शामिल है? ए अध्यापक, बी विद्यार्थी, सी विषय वस्तु, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है डी अधिगम में जो है अध्यापक, विद्यार्थी और विषय वस्तु तीनों शामिल हैं। 86 है, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। यह कथन किस विद्वान का है? ए रेमंड, बी एडवर्ड, सी जीन पियाजे, डी पॉल। इसका सही उत्तर है सी जीन पियाजे का ये कथन है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलते रहता है। 87 है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? ए क्रो एंड क्रो का, बी पॉल का, सी जीन पियाजे का, डी गेट्स का। तो इसका सही उत्तर है डी गेट्स का। यह कथन है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को सीखना या अधिगम कहते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। यह कथन किसका है? ए गेट्स का, बी जीन पियाजे का, सी क्रो एंड क्रो का, डी पॉल का। तो इसका सही उत्तर है सी क्रो एंड क्रो का। सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है, ये क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है। 89 है, अधिगम की विशेषताओं में कौन सा एक शामिल नहीं है? ए अधिगम से सकारात्मक विकास को बल मिलता है, बी अधिगम जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है, सी अधिगम से सृजनशीलता में बाधा पड़ती है, डी अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है सी अधिगम से सृजनशीलता में बाधा पड़ती है, ये अधिगम की विशेषता में शामिल नहीं है। ए, बी और डी अधिगम की विशेषता में शामिल है। 90 है, अधिगम हमेशा किस क्रम का पालन करता है? ए ऊपर से नीचे की तरफ सीखने के क्रम का, बी नीचे से ऊपर सीखने के प्रक्रम का, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। अधिगम हमें जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ सीखने के क्रम का और नीचे से ऊपर की ओर सीखने की क्रम का पालन करता है। 91 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। 2, अधिगम की प्रक्रिया एक समान नहीं होती। 3, अधिगम कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। इनमें से कितने कथन सत्य हैं? इसका सही उत्तर है सी केवल 3 नंबर जो है इसमें सत्य है, असत्य चुनना है, बाकी 1 और 2 सत्य। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और 2 अधिगम की प्रक्रिया एक समान नहीं होती। 92 है, अध्येता का अर्थ है? एक, अध्ययन करने वाला, बी, अध्यापन करने वाला, सी, शिक्षक,
डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है ए, अध्ययन करने वाला अध्येता कहलाता है। 93 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, अध्येता में अधिगम की इच्छा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है। 2, अधिगमकर्ता प्रशिक्षण या निर्देशात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्व के समान कार्य करते हैं। 3, अधिगम का मूल उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है सी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक अध्येता की विशेषता है? ए, प्रशिक्षण या निर्देशात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्व की तरह ही कार्य करते हैं। बी, वह ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ स्मरण एवं अनुभव को संगठित और परिष्कृत करता है। सी, अध्येता सदैव एक अर्थपूर्ण लक्ष्य द्वारा निर्देशित होती है। डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी जो है वो अध्येता की विशेषताएं हैं। 95 है, कितने वर्ष की आयु के बालक को किशोर अवस्था की श्रेणी में रखा जाता है? ए, 12 से 15, बी, 12 से 16, सी, 12 से 17, डी, 12 से 18। इसका सही उत्तर है डी, 12 से 18 वर्ष के बालक को जो है किशोर अवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। 96 है, किशोर अवस्था में अध्येता की किसकी प्रवृत्ति होती है? ए, स्वयं परीक्षण की, बी, स्वयं निरीक्षण की, से स्वयं विचार की, डी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, ये सभी। किशोर अवस्था में जो है अध्येता यानी की जो प्रवृत्ति है वह स्वयं परीक्षण की होती है, स्वयं निरीक्षण की होती है और स्वयं विचार की होती है। 97 नंबर प्रश्न है, किशोर और वयस्क अध्येता में किस प्रकार की विशेषताएं होती है? ए, शैक्षिक, बी, सामाजिक, सी, भावात्मक, डी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, ये सभी विशेषताएं जो है किशोर और वयस्क अध्येता में होती है। प्रश्न संख्या 98 है, वयस्क अध्येता धार्मिक, नैतिक, सामाजिक आदि प्रवृत्तियों को किस विशेषता के तहत परखता है? ए, भावनात्मक, बी, संज्ञानात्मक, सी, व्यक्तिगत भिन्नताएं, डी, सामाजिक भिन्नताएं। तो इसका सही उत्तर है बी, संज्ञानात्मक। वयस्क अध्येता जो होते हैं वो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक आदि प्रवृत्ति संज्ञानात्मक विशेषता के तहत परखते हैं। 99 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ए, अध्येता में अधिगम की इच्छा व्यक्ति एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है। बी, अध्येता में शिक्षण से केवल मानसिक विकास होता है। सी, अधिगम का मूल उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। डी, अधिगमकर्ता प्रशिक्षण या निर्देशनात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्व की तरह कार्य करता है। इसका सही उत्तर है बी, अध्येता में शिक्षण से केवल मानसिक विकास होता है। ये गलत है, बाकी ए, सी और डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 100 है, निम्न में कौन सी किशोर अध्येता की विशेषता है? ए, स्वयं परीक्षण करना, बी, निरीक्षण करना, सी, तर्क वितर्क करने की प्रवृत्ति का विकास होना, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी जो है वो किशोर अध्येता की विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 101 है, निम्नलिखित में कौन वयस्क अध्येता की विशेषता से संबंधित है? 102 नंबर प्रश्न है। 101 नंबर, निम्न में से कौन वयस्क अध्येता के विशेषता से संबंधित है? एक, शैक्षिक, बी, सामाजिक, सी, संज्ञानात्मक, डी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी। प्रश्न संख्या 102 है, वयस्क अध्येता तथा किशोर अध्येता की व्यक्तिगत भिन्नताओं में निहित होती है। ए, कार्य में दृढ़ता, बी, कर्मनिष्ठा, सी, ए और बी दोनों, डी, केवल उत्तरदायित्व की भावना। तो इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों वयस्क अध्येता तथा किशोर अध्येता की व्यक्तिगत भिन्नताओं में शामिल है। 103 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन वयस्क शिक्षार्थी के संदर्भ में सही नहीं है? ए, वयस्क शिक्षार्थी में मस्तिष्क का विकास पूर्ण होता है। बी, वयस्क शिक्षार्थी भावनात्मक रूप से सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। सी, वयस्क शिक्षार्थी में उत्तरदायित्व की भावना के विकास का अभाव पाया जाता है। डी, वयस्क व्यक्ति सामाजिक परिवेश में समावेशित होने में सक्षम होता है। इसका सही उत्तर है सी, वयस्क शिक्षार्थी में उत्तरदायित्व की भावना के विकास का अभाव पाया जाता है। ये गलत है, बल्कि जो है ए, बी और डी सही है। 104 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन आधारों पर शिक्षार्थियों का वर्गीकरण किया गया है? ए, अधिगम प्रारूप के आधार पर, बी, वैचारिकता के आधार पर, सी, ए और बी दोनों, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों, यानी अधिगम प्रारूप और वैचारिकता के आधार पर शिक्षार्थियों का वर्गीकरण किया गया है।
प्रश्न संख्या 105 है, शिक्षार्थियों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? A3, B4, C5, D6। तो इसका सही उत्तर है बी, 4 आधारों पर शिक्षार्थियों का वर्गीकरण किया गया है। 106 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी विद्या ग्रहण करता है। 2, वैचारिकता के आधार पर शिक्षार्थी की मानसिक अवस्था के आधार पर उन्हें कई श्रेणियों में बांटा गया है। 3, रचनात्मकता के आधार पर शिक्षार्थी को 5E के अंतर्गत समाहित करते हुए उसका मूल्यांकन किया जाता है। D, श्रवण के आधार पर शिक्षार्थियों का वर्गीकरण उनकी श्रवण क्षमता के अनुसार किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो ये चारों कथन जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 107 है, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है इंगेज, ए और अन्वेषित, बी एक्सप्लोर संलग्न, सी एलेबोरेट मूल्यांकन, डी इवोल्यूशन विस्तार। तो इसको सुमेलित करना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 2, 1, 4, 3। इंगेज हो जाएगा संलग्न, एक्सप्लोर हो जाएगा अन्वेषित, एलोबरेट हो जाएगा विस्तार और इवोल्यूशन हो जाएगा मूल्यांकन। 108 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है? ए स्किनर, बी जेम्स ड्रेबर, सी टॉयलर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए स्किनर। प्रश्न संख्या 109 है, निम्न में से किसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से कितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं? ए स्किनर, बी जेम्स ड्रेबर, सी टॉयलर, डी रेमंड। तो इसका सही उत्तर है बी जेम्स ड्रेबर। 110 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है? ए वातावरण, 2 वंशानुक्रम, 3 आयु। कूट में सही उत्तर का चयन करना है, जिसका सही उत्तर है डी ये सभी। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है वातावरण, वंशानुक्रम और आयु। आज के इस वीडियो में इतना ही। 111 से आगे का वीडियो नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।